मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। साहिल सिर्फ 27 साल का था, मगर उसकी आंखों में उस उम्र से कई ज़्यादा थकान रहती थी। एक बड़ी कंपनी में जूनियर एग्जीक्यूटिव था, दिन रात मेहनत करता और उसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती यही थी कि उसका मैनेजर सिर्फ बॉस नहीं, दोस्त जैसा था। उम्र में मैनेजर उससे कोई 8-10 साल का बड़ा था, मगर दोनों के बीच वो फासला कभी महसूस नहीं होता था। लंच टाइम पर हंसी मजाक, छोटी मोटी शरारतें और कभी कभार एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें, यही उनकी दोस्ती की बुनियाद थे। साल था 2003, वो दौर जब स्मार्टफोन नाम की कोई चीज़ वजूद में नहीं आए थे। कुछ गिने चुने लोगों के पास नोकिया का वो पुराना वाला कीपैड फ़ोन हुआ करता था, जिसकी बैटरी हफ्तों चलते और नेटवर्क अक्सर धोखा दे जाता। 1 अप्रैल की सुबह थे, साहिल अभी दफ्तर पहुंचा ही था कि मैनेजर ने उसे कैबिन में बुलाया। चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थे। साहिल यार, बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ सर? मैनेजर ने बताया कि कल एक क्लाइंट दफ्तर आया था कुछ ज़रूरी काम के सिलसिले में, और जाते वक्त गलती से एक बेहद अहम दस्तावेज़ अपने साथ ले गया। वो लाल रंग की फाइल थे और आज शाम तक हर हाल में वापस दफ्तर पहुंचनी ही चाहिए, वरना कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। मैनेजर की आवाज़ में जो सच्चाई थे वो साहिल को समझ आ गई कि बात मजाक की नहीं है। क्लाइंट का ठिकाना बताया गया, शीमलगढ़ गांव के रास्ते में कहीं एक जगह वो रुका हुआ था। मैनेजर की गुजारिश थे कि साहिल वहां जाकर फाइल वापस ले आए। साहिल ने बिना ज़्यादा सोचे हामी भर दी, पता लिखा, गाड़ी की चाबी उठाई और निकल पड़ा। शीमलगढ़ दफ्तर से तकरीबन 68 किलोमीटर दूर था। साहिल तेजी से गाड़ी चला रहा था ताकि शाम ढलने से पहले लौट आए, मगर रास्ते में लगे जाम उसकी सारी योजना उलट दिए। जब तक वो शीमलगढ़ की सड़क पर पहुंचा, सूरज पूरी तरह डूब चुका था और अंधेरा हर तरफ फैल गया था। वो सड़क बिल्कुल सुनसान थे, दोनों तरफ घना जंगल और हवा में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। ऐसी खामोशी जो शहर की सड़कों पर कभी महसूस नहीं होती। साहिल ने सोचा एक बार सर को फ़ोन करके पूछ ले कि आखिर वो आदमी अभी कहाँ है, मगर तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी। एक आदमी खड़ा था, अच्छे सूट में, और उसके दाहिने हाथ में वही लाल रंग की फाइल थे। साहिल ने गाड़ी उसके पास रोकी, शीशा नीचे किया और बोला, जी मैं दफ्तर से आया हूँ फाइल लेने। वो आदमी कुछ पल तक बस उसे घूरता रहा, कोई जवाब नहीं। फिर बिना एक लफ्ज़ बोले वो दूसरी तरफ से घूम कर आया, दरवाज़ा खोला और साहिल के बगल में बैठ गया। साहिल को कुछ अजीब लगा, मगर उसने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। शायद क्लाइंट थका हुआ था या नाराज़ कि दस्तावेज़ खोने की वजह से उसे शर्मिंदगी हुई थी। साहिल ने मोबाइल निकाला और मैनेजर को फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठते ही इससे पहले कि साहिल कुछ कहता, मैनेजर की हंसी की आवाज़ गूंजी, मैंने कहा था ना, तू अप्रैल फूल बनाने में मुझसे नहीं जीत सकता। मज़ा आया बेटा? साहिल को कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे हो सर आप?
मैंने तो आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया कि फ़ाइल मिल गई, मगर उसके साथ एक आदमी भी मेरी गाड़ी में बैठा हुआ है। अब आगे क्या करना है बताओ। उधर से मैनेजर की हंसी अचानक रुक गई। ये क्या बात कर रहा है साहिल? कोई लाल फाइल जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। वो तो बस मैंने तुझे अप्रैल फुल बनाने के लिए झूठ बोला था। तू किसके साथ बैठा है? और फ़ोन कट गया। साहिल ने बार बार रीडायल किया, मगर स्क्रीन पर हर बार वही एक लफ्ज़ उभरता, नो नेटवर्क। थोड़ी देर पहले तक फ़ोन में पूरा सिग्नल था। उसने खिड़की से बाहर देखा, कहीं कोई टावर, कोई बत्ती, कोई इंसान का निशान नहीं। सिर्फ जंगल, सड़क और उसके बगल में बैठा वो खामोश आदमी। साहिल ने घबराहट छिपाते हुए उसकी तरफ देखा। आप ठीक हैं? मैनेजर कह रहे थे कि कोई फाइल जैसी चीज़ ही नहीं है, तो ये फिर? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें सामने विंड स्क्रीन पर टिके थे, बिना पलक झपकाए, जैसे उसे कोई जल्दी ना हो, जैसे वक्त उसके लिए मायने ही ना रखता हो। उसके होंठ हल्के से हिले, मगर वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। साहिल ने गौर किया, गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। एसी बंद था, फिर भी उसकी सांसों की भाप शीशे पर दिखने लगी। बाहर जंगल से आने वाली झींगुरों की आवाज़, जो अब तक लगातार गूंज रही थी, अचानक गायब हो चुकी थी। पूरी दुनिया जैसे सांस रोक कर खड़ी थे। आप कहाँ जाना चाहते हैं? साहिल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं आपको वहाँ छोड़ सकता हूँ? आदमी ने धीरे से अपना सिर घुमाया, साहिल की तरफ देखा और पहली बार बोला। आवाज़ इतनी धीमी और भारी थी, जैसे किसी कुएं की गहराई से आ रही हो। दफ्तर। बस इतना ही, एक लफ्ज़, मगर उसमें कुछ ऐसा था जिसने साहिल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। उसने बिना कुछ पूछे गाड़ी आगे बढ़ा दी, बस इसलिए कि रुकना उससे ज़्यादा डरावना लग रहा था। सड़क घुमावदार होती गई, जंगल घना होता गया और हेडलाइट की रोशनी के सिवाय कुछ मीटर आगे की सड़क में कुछ भी दिख नहीं पा रहा था। साहिल ने कनखियों से एक बार फिर उस आदमी की तरफ देखा। उसके सूट पर धूल की एक हल्की परत जमी थी, जैसे वो बरसों से पहनी हुई हो। उसके जूते पुराने ज़माने के थे, ऐसे जो अब बाजार में मिलते भी नहीं। और उसकी लाल फाइल, साहिल ने गौर किया, उस पर कोई नाम, कोई लोगो, कुछ नहीं था। बिल्कुल सादा, कोरा, कागज़ों से भरा लिफाफा। ये फाइल, इसमें क्या है? साहिल ने पूछने की कोशिश की। आदमी ने फाइल को अपने सीने से कसकर लगा लिया, जैसे कोई उसे छीन लेगा। उसने कुछ नहीं कहा। कुछ किलोमीटर बाद रास्ते में एक छोटा सा चाय का खोखा दिखा, आधा टूटा हुआ, मगर अंदर एक बूढ़ा आदमी दिए की रोशनी में बैठा था। साहिल ने राहत की सांस ली, कम से कम कोई तो इंसान था। उसने गाड़ी वहीं रोकी और उतरकर उस बूढ़े के पास गया, ये कहते हुए कि बस 1 मिनट में लौटता है। बूढ़े ने उसे देखते ही पहचान लिया, जैसे उसकी आंखों में एक अजीब सा डर उतर आया। बेटा, गाड़ी में कौन बैठा है? एक क्लाइंट है, दफ्तर के काम से, साहिल ने हड़बड़ा कर जवाब दिया। बूढ़े ने गाड़ी की तरफ देखा, फिर साहिल की तरफ, और उसकी आवाज़ कांप गई। ये 1 अप्रैल है ना बेटा? हाँ, क्यों? इस सड़क पर आज के दिन कोई नहीं रुकता, जो रुकता उसे वो मिल जाता है। बूढ़े ने अपनी कांपती उंगली गाड़ी की तरफ उठाते हुए कहा। उसे कहीं मत ले जाना, जहां भी हो गाड़ी छोड़ दो, भागो। साहिल का गला सूख गया।
कौन है वो? आप जानते हैं इन्हें? बूढ़े ने आगे कुछ कहना चाहा, मगर तभी गाड़ी की तरफ से एक आवाज आई। दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और बंद हुआ, जैसे कोई बाहर निकलने की तैयारी कर रहा हो। बूढ़े का चेहरा फक पड़ गया। जाओ बेटा, अब जाना ही होगा। रुकोगे तो वो और गुस्सा हो जाएगा। बस गांव की सरहद पर मंदिर है, जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचना। साहिल के पास कोई और चारा नहीं था। वो वापस गाड़ी में बैठा। आदमी अब भी वहीं बैठा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उठा ही ना हो। गाड़ी फिर चल पड़ी। साहिल की हथेलियां स्टीयरिंग व्हील पर पसीने से भीग गई। उसका दिमाग बार बार बूढ़े की बात दोहरा रहा था, जो रुकता है उसे वो मिल जाता है। रास्ते में उसे एक पुराना टूटा हुआ साइन बोर्ड दिखा। कभी वहां शायद कोई दुर्घटना की चेतावनी लिखी होगी। अब सिर्फ जंग खाया लोहा बचा था। उसके ठीक बगल में एक छोटा सा स्मारक जैसा कुछ बना था, फूल मालाओं से लदा, मगर सारे फूल सूखे और काले पड़ चुके थे। साहिल ने हिम्मत करके पूछा, आपका नाम क्या है? आदमी ने बहुत धीरे से बिना नजरें हटाए जवाब दिया, रमेश वर्मा। आप ही किसी कंपनी में काम करते थे? रमेश के चेहरे पर पहली बार कोई भाव उभरा, एक फीकी दर्द भरी मुस्कान। 1975 1 अप्रैल। मैं भी तुम्हारी तरह एक फाइल लेकर इसी सड़क से गुजर रहा था। दफ्तर पहुंचना ज़रूरी था, वरना मेरी नौकरी चली जाती। मुझे लापरवाह कहा गया था। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने ज़रूरी कागजात कहीं खो दिए। साहिल की सांसें रुक सी गई। फिर क्या हुआ? एक ट्रक, हेडलाइट नहीं जल रही थी उसकी। अंधेरे में मुझे नज़र ही नहीं आया। मैं सड़क पार कर रहा था। फाइल बचाने के चक्कर में मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की। रमेश ने अपनी फाइल की तरफ देखा। मरते वक्त भी मेरे हाथ में यही फाइल थे। कंपनी ने कभी नहीं माना कि मैंने अपना काम पूरा किया। मेरे घर वालों को बताया गया कि मैं जिम्मेदारी से भागा था। उस दिन के बाद से मैं हर साल 1 अप्रैल की रात इसी सड़क पर इंतज़ार करता हूँ, किसी ऐसे शख्स का जो मेरी तरह किसी कंपनी के लिए, किसी फाइल के लिए इस रास्ते से गुजरे, ताकि इस बार फाइल दफ्तर तक पहुंच जाए, ताकि मेरा काम आखिरकार पूरा हो जाए। साहिल की आंखों में आंसू आ गए। डर और हमदर्दी दोनों एक साथ उमड़ पड़े। मगर सर, आप तो। मुझे पता है। रमेश ने उसकी बात काटते हुए आवाज में एक अजीब सी थकान थे। मुझे पता है मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ, मगर एक अधूरा काम एक रूह को चैन नहीं लेने देता। हर साल कोई ना कोई गाड़ी रोकता है मुझे देखकर, समझता है कोई भटका हुआ मुसाफिर हूँ। ज़्यादातर लोग डर के मारे भाग जाते हैं दफ्तर तक पहुँचने से पहले ही। तो जो नहीं भागते उनके साथ क्या होता है? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर अंधेरे जंगल की तरफ देखता रहा। आगे सड़क एक तीखे मोड़ पर पहुंची, जहां से गांव की सरहद शुरू होती थी। दूर एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, वही मंदिर जिसका जिक्र बूढ़े ने किया था। साहिल ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे मंदिर पास आता गया, गाड़ी के अंदर की सर्दी बढ़ती गई। रमेश की सांसें, अगर उसे सांसें कहा जा सकता था, तेज होने लगी। उसका चेहरा जैसे धुंधला पड़ने लगा, मानो कोहरे में घुल रहा हो। मुझे माफ़ करना। रमेश की आवाज़ अब कहीं दूर से आती महसूस हो रही थी। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। बस इतने सालों बाद कोई तो था जिसने मेरी बात सुनी।
कोई तो था जिसने मुझे डर के भगाया नहीं। साहिल ने अपनी कांपती आवाज में पूछा, आपकी फाइल, क्या मैं इसे आपके दफ्तर तक पहुंचा दूं? कहाँ है वो दफ्तर? रमेश ने धीरे से मुस्कुराते हुए फाइल साहिल की तरफ बढ़ाई। साहिल ने कांपते हाथों से उसे थामा। फाइल बर्फ जैसे ठंडे थे, इतने ठंडे कि उसकी उंगलियां सुन्न पड़ने लगे। अब इसकी जरूरत नहीं, रमेश ने कहा। तुमने मेरी बात सुन ली, यही काफ़ी है। कभी कभी किसी रूह को बस इतना ही चाहिए होता है कि कोई सुने, कोई समझे, कोई ये ना सोचे कि वो झूठ था, कि वो अपनी जिम्मेदारी से भागा था। तभी दूर मंदिर से घंटे की आवाज़ गूंजी। शायद कोई सुबह से आरती की तैयारी कर रहा था, या शायद वो वक्त का कोई और इशारा था। जैसे ही आवाज़ गूंजी, रमेश का शरीर धुएं की तरह हल्का होने लगा। उसकी शक्ल धुंधलाती गई, उसका सूट, उसके पुराने जूते, सब कुछ हवा में घुलने लगा। शुक्रिया साहिल। आखिरी बार उसकी आवाज़ गूंजी, इतने हल्के कि साहिल को यकीन ही नहीं आया कि उसने सच में सुना या बस महसूस किया। और फिर सीट खाली हो गई, बिल्कुल खाली, जैसे वहाँ कभी कोई बैठा ही नहीं था। साहिल ने गाड़ी रोक दी। हाँफते हुए पूरे बदन में सिहरन दौड़ रहे थे। उसकी गोद में अब भी वो लाल फाइल पड़े थे, असली, ठोस, मौजूद। साहिल ने कांपते हाथों से फाइल खोली। अंदर कोई दस्तावेज नहीं था, कोई कागजात नहीं, बस एक पुरानी पीली पड़ चुकी अखबार की कतरन। साहिल ने उसमें रोशनी से पढ़ा। तारीख थी 2 अप्रैल 1975। हेडलाइन में लिखा था, युवा कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में मौत, कंपनी दस्तावेज ले जाते वक्त हुआ हादसा। नीचे एक धुंधली सी तस्वीर थे, एक जवान आदमी अच्छे सूट में मुस्कुराता हुआ, वही चेहरा जो साहिल ने आज रात देखा था। साहिल की रूह कांप उठे। उसने फाइल बंद की, अपने आप को संभाला और गाड़ी को धीरे धीरे मंदिर की तरफ मोड़ लिया। पुजारी अभी अभी जाग कर आरती की तैयारी में लगे थे। साहिल ने उन्हें सारी बात बताई, कांपती आवाज में, हर तफसील के साथ। पुजारी ने बिना हैरान होते हुए, जैसे ये कहानी उन्होंने पहले भी कई बार सुनी हो। रमेश बाबू हर साल किसी न किसी को ज़रूर मिलते हैं, मगर बरसों बाद ऐसा हुआ कि किसी ने उनकी फाइल वापस पाई हो, उनकी कहानी सुनी हो, बिना डरे। शायद इस बार उनके रूह को सुकून मिल गया, शायद अब वो नहीं आएंगे। सुबह होते होते साहिल दफ्तर पहुंचा, थका हुआ, सहमा हुआ, मगर जिंदा। मैनेजर उसे देखकर हैरान रह गया। साहिल का चेहरा सफ़ेद राख जैसा पड़ चुका था। क्या हुआ यार, तू ठीक तो है? मैनेजर ने पूछा। अब उसकी आवाज़ में शरारत की जगह असली फिक्र थे। साहिल ने कुछ नहीं कहा, बस अपने बैग से वो पुराने अखबार की कतरन निकाली और मेज़ पर रख दी। मैनेजर ने उसे पढ़ा, चेहरा उतर गया। ये तो शिमलगढ़ वाला हादसा है। मेरे दादाजी बताया करते थे इस कहानी के बारे में, मगर ये तो बस एक कहानी थी। मैंने कभी सोचा नहीं था। सोचना पड़ेगा अब, साहिल ने धीमी आवाज में कहा। आंखों में अब भी रात का डर तैर रहा था, क्योंकि कल रात उनसे मिला था और अब मुझे पूरी उम्र वो सफ़र याद रहेगा। उस दिन के बाद से साहिल ने कभी अप्रैल फूल का मजाक सुना नहीं, और जब भी सुनता तो वो सेहरे बिना रह नहीं सका। और हर साल 1 अप्रैल की शाम वो घर की खिड़की बंद कर लेता, बत्ती जलाकर बैठता और उस रात को सिर्फ याद करता। रमेश की आखिरी मुस्कान, उसकी थकी हुई आंखें और उस सुनसान सड़क की ठंडी भारी खामोशी,
जो शायद अब हमेशा के लिए उसके अंदर बस गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बात बहुत पुरानी है, तब की जब गांव देहात में साइंस किस चिड़िया का नाम है ये किसी को मालूम नहीं था। सरकार की तरफ से एक छोटी सी सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम मिला था। काम बहुत बड़ा नहीं था, बस गांव के बीचों बीच एक नल लगाना था ताकि औरतों को कोसों दूर पानी लाने ना जाना पड़े। इस कंपनी में इंचार्ज था सत्यम, एक जवान पढ़ा लिखा सिविल इंजीनियर जिसकी आंखों में तरक्की का सपना था और दिमाग में सिर्फ नक्शे, नाप झोंक और टाइमलाइन। सत्यम ने प्लान बनाने से पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया था। बस गांव जाना था, पंचायत के मुखिया से एक दस्तखत करवाना था और खुदाई शुरू। गांव पहुंचकर वो सीधा मुखिया के दरवाजे पर गया। मुखिया बड़े खुश हुए। बेटा, बरसों से इस नल की राह देख रहे थे हम। सत्यम ने उन्हें पूरा नक्शा समझाया, कहाँ से पाइप जाएगी, कहाँ नल लगेगा, कितने दिन में काम पूरा होगा। मुखिया ने ज़्यादा कुछ सोचे समझे बिना कागज़ पर दस्तखत कर दिए। उस वक्त उन्हें एक पल को भी ख्याल नहीं आया कि इस काम की राह में वो एक ऐसी चीज़ आने वाली है जिसका कोई नक्शा दुनिया के किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया। खुदाई शुरू हुई। मजदूर फावड़े और कैंती लेकर काम में जुट गए। धूल उड़ने लगी। बच्चे तमाशा देखने इकट्ठे हो गए। कुत्ते भौंकते हुए इधर उधर दौड़ते रहे। गांव में जैसे कोई मेला लग गया हो। सत्यम इस काम का इंचार्ज था। उसका काम बस निगरानी करना था। कहाँ पाइप की गहराई कम है, कहाँ मिट्टी ज़्यादा सख्त है, ये सब देखना। खुदाई करते करते काम शुरू होते होते शाम होने लगी। सूरज पश्चिम में लाल होकर पेड़ों के पीछे उतर रहा था। काम एक दिन का था नहीं, इसलिए सत्यम ने मजदूरों से कहा, एक काम करो, बस ये जो ज़मीन दिख रही है ना, आज यहीं तक रहने दो, बाकी कल देखेंगे। सत्यम की बात सुनते ही जैसे ही मजदूरों में से एक ने उस ज़मीन पर खुदाई के लिए पहली बार फावड़ा मारा, पास ही खड़ा एक छोटा बच्चा जो बहुत देर से खामोश खड़ा ये सब देख रहा था, अचानक पलटा और पूरी ताकत से भागते हुए सीधा पंचायत दफ्तर की तरफ गया। कुछ ही मिनटों में वो मुखिया को खींचता हुआ वापस ले आया। मुखिया भागते हुए आए, सांसें फूली हुई, चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप, रुकिए, उन्होंने चिल्ला कर कहा। सत्यम ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? मुखिया ने सांस भरते हुए कहा, इस जमीन को मत खोदिए, ये जमीन शापित है। सत्यम को हंसी आ गई। क्या मुखिया जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर ये जमीन नहीं खुदी तो पाइपलाइन कैसे बिछेगी? यही तो रास्ता है पाइप का। मुखिया ने बहुत समझाया। आसपास खड़े कुछ बुजुर्गों ने भी सिर हिलाकर उनकी बात का समर्थन किया। एक बूढ़ी औरत ने तो हाथ जोड़कर कह दिया, बेटा वहां मत जाओ, हमारी सुन लो। मगर सत्यम एक पढ़ा लिखा आदमी था, शहर से आया था। उसकी नज़र में ये सब सिर्फ वहम और अंधविश्वास था, और चूंकि ये काम सरकारी था तो गांव वाले ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते थे, बस मन महसूस कर रह गए। शाम ढल चुके थे। मजदूर अपने अपने घरों को, या यूं कहें तो अपने डेरों को लौट गए। सत्यम को उस रात गांव में ही रुकना था, क्योंकि अगली सुबह जल्दी काम शुरू करना था और शहर तक आना जाना वक्त की बर्बादी होती। मुखिया ने दिल से नाखुश होते हुए भी
अपने घर के बारामदे में एक चारपाई डलवा दी। रात यहीं गुजार लीजिए साहब। उन्होंने इतना ही कहा, आगे कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जिसे सत्यम ने अनदेखा कर दिया। रात के खाने पर भी माहौल अजीब सा रहा। मुखिया की पत्नी ने खाना परोसते वक्त एक बार भी सत्यम की तरफ सीधे नहीं देखा। बच्चे जल्दी सुला दिए गए, दरवाजे हमेशा से पहले बंद हो गए और गांव में जो कुत्ते शाम तक भौंक रहे थे वो अचानक खामोश हो गए। इतने खामोश कि सत्यम को अपनी ही सांसों की आवाज आने लगी। रात के करीब 11 बजे सत्यम बारामदे की चारपाई पर लेटा ऊपर आसमान में तारे बिखेरते हुए दूर कहीं सियार की आवाज सुन रहा था। शहर की चकाचौंध और गाड़ियों के शोर के आदि सत्यम को ये सन्नाटा बड़ा अजीब लग रहा था, मगर थकान इतनी थी कि आंख जल्दी ही लग गई। नींद कच्ची थी। बीच रात शायद 2 बजे के आसपास सत्यम की आंख अचानक खुल गई। किसी आवाज से नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडक से, जो जैसे उसके पूरे बदन में उतर गई हो। उसने आंखें खोली तो देखा बारामदे के बाहर उसे खुली हुई जमीन की दिशा में एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। इंसान जैसी शक्ल, मगर सीधी नहीं, जैसे कोई कमर से मुड़ा हुआ खड़ा हो, गर्दन एक अजीब कोण पर लटके हुए। सत्यम ने आंखें मली, सोचा शायद नींद का असर है, थकान की वजह से आंखों का धोखा है। मगर जब उसने दोबारा देखा वो साया वहीं था, अब पहले से थोड़ा करीब। सत्यम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आवाज देने की कोशिश की, मगर गला जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। वो साया धीरे धीरे बिना पैर उठाए जमीन पर सरकता हुआ आगे बढ़ रहा था, जैसे उसके पैर हों ही नहीं। सत्यम ने आंखें बंद कर ली। दिल में बस इतना सोचा कि ये कोई ख्वाब है, बस अभी टूट जाएगा। जब उसने आंखें खोली, सुबह हो चुकी थी। धूप उसकी आंखों पर सीधी पड़ रही थी। मुखिया की पत्नी बारामदे में झाड़ू लगा रहे थे और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। सत्यम ने खुद को समझाया, रात की थकान, अनजान जगह, गांव का सन्नाटा, इंसान का दिमाग ऐसे में धोखा दे ही जाता है। मगर जब वो उठकर खड़ा हुआ, उसने अपने पैरों की तरफ देखा। चारपाई के नीचे जमीन पर मिट्टी के हल्के निशान थे, जैसे कोई नंगे पैर वहां खड़ा हो। पूरी रात पैरों के निशान अजीब थे। एड़ी की जगह उंगलियां थे और उंगलियों की जगह एड़ी। सत्यम ने इस बात को दिमाग से झटक दिया और नाश्ता करके सीधा खुदाई वाली जगह पर पहुंच गया। मजदूर पहले से जमा थे, मगर उनके चेहरों पर वो जोश नहीं था जो कल था। सरदार मजदूर, जिसका नाम राम अवतार था, सत्यम के पास आया और बोला, साहब, रात कुछ अजीब हुआ हमारे डेरे में। हमारे साथ जो लड़का आया था बिट्टू, वो रात भर बुखार में बड़बड़ाता रहा। कह रहा था कोई उसे बुला रहा है जमीन के अंदर से। सत्यम ने बात हंसी में उड़ा दी। गर्मी और थकान की वजह से बुखार आ गया होगा, कोई डॉक्टर को दिखा दो। उसने काम शुरू करने का हुक्म दिया। मजदूरों ने डरते डरते खुदाई फिर से शुरू की। कुछ ही फुट खोदने के बाद फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। एक भारी धातु जैसी आवाज। सबने काम रोक दिया। सत्यम खुद उतरा गड्ढे में। हाथों से मिट्टी हटाई तो नीचे एक पुरानी जंग खाई हुई लोहे की चादर निकली, किसी कब्र या समाधि के ढक्कन जैसी। उस पर कुछ अजीब निशान बने थे जो न किसी भाषा के अक्षर लग रहे थे, न किसी धर्म के प्रतीक। बस गोल गोल घुमावदार लकीरें
जैसे किसी ने गुस्से में या बेबसी में खुरच कर बनाए हों। राम अवतार का चेहरा पीला पड़ गया। साहब, यही है वो जगह जिसकी बात मुखिया जी कर रहे थे। हमारे बुजुर्ग कहते थे इस गांव के नीचे एक जगह है जहां जमीन ने कभी किसी को माफ नहीं किया। सत्यम ने उस चादर को हटवा दिया। उसके नीचे और मिट्टी थे, खास कुछ नहीं। उसने सोचा शायद ये किसी पुराने कुएं या तहखाने का ढक्कन रहा होगा। कोई पुरानी बात, कोई राज नहीं। उसने काम जारी रखने का हुक्म दिया, मगर उस दिन काम की रफ्तार बहुत धीमी हो गई। मजदूर एक दूसरे से फुसफुसाते रहें, बार बार खुदाई रोककर उस जगह को देखते रहें जहां से चादर निकली थे। दोपहर होते होते गांव में एक और बात फैल गई। मुखिया के घर के पास रहने वाली एक बुजुर्ग औरत, जिसे सब लोग अम्मा कहकर बुलाते थे, अचानक बेहोश हो गई। उसे होश आया तो वो सिर्फ एक ही बात दोहराती रही, उसने आंखें खोल दी, उसने आंखें खोल दी। कोई समझ नहीं पाया कि वो क्या बात कर रही है, मगर गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। औरतें अपने बच्चों को घरों के अंदर ले गईं। दुकानदारों ने जल्दी दुकानें बंद कर दी और शाम होते होते पूरा गांव जैसे सांस रोक कर बैठ गया। सत्यम को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि इन सब बातों में कोई सच्चाई हो सकती है। उसने राम अवतार से कहा, यह सब डर की वजह से हो रहा है। जब डर लगता है तो दिमाग खुद ब खुद चीजें करने लगता है। मगर उसकी आवाज में वो यकीन नहीं था जो सुबह था। उस रात भी सत्यम को गांव में ही रुकना था। मुखिया ने उसे बहुत समझाया, साहब आज रात शहर चले जाइए, कल सुबह वापस आ जाइएगा। मगर सत्यम अड़ गया, बोला काम पूरा करना है और एक रात की वजह से पीछे नहीं हट सकता। उसकी जिद के आगे मुखिया कुछ ना बोले, बस इतना कहा, जो होगा देख लेंगे, और अपने कमरे में जाकर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। रात के 10 बजे तक गांव में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। न कुत्तों की आवाज, न किसी के घर के बर्तन खनकने की आवाज, न किसी बच्चे के रोने की आवाज। जैसे पूरा गांव किसी अनदेखी चीज से छिप गया हो। सत्यम अकेला बारामदे में चारपाई पर लेटा, मगर आज नींद उसे नहीं आ रहे थे। कल रात का साया, वो पैरों के उल्टे निशान, सब कुछ बारी बारी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। रात के लगभग 1 बजे उसे एक आवाज आई, जैसे बहुत हल्की, जैसे कोई दूर से उसका नाम पुकार रहा हो। सत्यम, सत्यम। आवाज किसी औरत की थी, बहुत नर्म, बहुत उदास। सत्यम उठ बैठा, इधर उधर देखा, कुछ नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी करीब से। सत्यम ना जाने किस खिंचाव में चारपाई से उतरा और आवाज की दिशा में चलने लगा, सीधा उसी खुदी हुई जमीन की तरफ। जैसे जैसे वो गड्ढे के करीब पहुंचा, हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, सड़ी हुई मिट्टी और पुराने खून जैसे। गड्ढे के किनारे पहुंचकर उसने नीचे झांका। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसे महसूस हुआ जैसे नीचे से कोई उसे ही घूर रहा हो। तभी गड्ढे की तह से वही धुंधला साया उठा, कमर से मुड़ा हुआ, गर्दन लटकी हुई, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। सत्यम पीछे हटने लगा, मगर उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। साया उसके बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि सत्यम को उसकी ठंडी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई। सांस जिनमें जिंदगी नहीं, सिर्फ मिट्टी की सीलन थे। साए का चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा। उसकी आंखें नहीं थे, बस 2 गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें से जैसे सदियों की तकलीफ झांक रही हो।
उसी लम्हे कहीं दूर से मुर्गे की बांग सुनाई दे। साया एक झटके में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। सत्यम वहीं किनारे गड्ढे में बेहोश गिर पड़ा। सुबह जब मजदूर काम पर पहुंचे तो सत्यम को गड्ढे के किनारे बेहोश पड़ा पाया। उसे उठाकर मुखिया के घर ले गए। होश में आने में उसे कई घंटे लग गए और जब आंख खुले तो वो बुखार से तप रहा था, बड़बड़ा रहा था। उसे मत छोड़ो, वो सो रही है, उसे मत छेड़ो। मुखिया अब चुप नहीं रहे। उन्होंने सत्यम के होश में आते ही गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित रघुनाथ को बुलवाया और सत्यम को वो कहानी सुनाई जो सैकड़ों साल से गांव में सिर्फ फुसफुसाहटों में कही जाती थी। बहुत साल पहले जब इस गांव का नाम भी कुछ और था, यहाँ एक जमींदार रहता था, बहुत ताकतवर, बहुत जालिम। उसके घर में एक नौकरानी थे, नाम था कल्याणी। कल्याणी बहुत सुंदर थे और यही उसकी किस्मत की सबसे बड़ी बदकिस्मती बनी। जमींदार की नज़र उस पर पड़ गई। कल्याणी ने बहुत इनकार किया, बहुत गिड़गिड़ाई, मगर जमींदार के आगे उसकी एक ना चली। जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई और कल्याणी ने गांव वालों के सामने जमींदार का भेद खोलने की धमकी दी, तो एक रात जमींदार के आदमियों ने उसे चुपचाप उठाया और गांव के बाहर उसी जगह जहां आज पाइपलाइन बिछ रही थी, जिंदा दफना दिया। कहा जाता है कि दफनाते वक्त कल्याणी ने मरते मरते भी हार नहीं मानी। उसने मिट्टी में अपने नाखूनों से खुरच खुरच कर श्राप के निशान बनाए, वही निशान जो उस लोहे की चादर पर मिले थे। उसने कसम खाई कि जो कोई भी इस जमीन को छेड़ेगा उसकी रूह उसे चैन से जीने नहीं देगी। उसके बाद गांव वालों ने उस जगह पर कभी हल नहीं चलाया, कभी नींव नहीं खोदी, कभी एक पेड़ तक नहीं लगाया। बुजुर्ग उस जगह को कल्याणी का टीला कहते थे और बच्चों को वहां खेलने तक नहीं जाने देते थे। सालों बाद जब गांव की नई पीढ़ी आई, इस कहानी को लोग भूलने लगे, तो कुछ बुजुर्गों को ही बस ये बात याद रह गई और वही थे जिन्होंने सत्यम को रोकने की कोशिश की। मगर सरकारी काम के आगे बरसों पुराने वहम की परवाह किसी ने नहीं की। पंडित रघुनाथ ने सत्यम से कहा, बेटा, कल्याणी की रूह इंसाफ मांगती है, बदला नहीं। मगर जब कोई उसकी रूह को कब्र को छेड़ता है तो उसका दर्द फिर जाग उठता है और वो दर्द अपने साथ वो सब कुछ ले आता है जो एक अधूरी जुल्म की मौत के साथ दबा रह गया था। तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा और ये काम किसी और रास्ते से करना होगा। सत्यम, जो कल तक इन सब बातों को अंधविश्वास कहता था, अब चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों के सामने अब भी वो दो गहरे काले गड्ढे घूम रहे थे। अगले दिन सत्यम ने अपने दफ्तर को फ़ोन करके पाइपलाइन का रास्ता बदलने की सिफारिश भेजी। भले ही इसमें ज़्यादा खर्च और वक्त लगता, उसने वो जगह छोड़ दी। कल्याणी के टीले को वैसे ही छोड़ दिया जैसे सैकड़ों साल से गांव वाले छोड़ते आए थे। पंडित रघुनाथ ने वहाँ एक छोटा सा दिया जलाया, कुछ मंत्र पढ़े और मिट्टी को दोबारा उसी लोहे की चादर से ढक दिया। उस रात के बाद सत्यम को दोबारा कभी वो साया नहीं दिखा। मगर आज भी बरसों बाद जब कभी वो अकेला होता है रात के सन्नाटे में, और कभी कभी वो नर्म उदास आवाज़ सुनाई देती है, सत्यम, और वो जानता है कि कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वो कभी पूरी तरह मिट्टी में दब नहीं पाते। गांव में आज भी वो जगह वैसी ही है, बिना पेड़, बिना हल, बिना नींव के। और गांव वाले आज भी जब कोई नया आदमी वहां आता है उसे धीरे से समझा देते हैं,
उस ज़मीन को मत छोड़ना बेटा, वो सोई नहीं है, बस चुप है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।